नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नेहरू को प्रधानमंत्री कैसे बनाया गया, पटेल को क्यों नहीं बनने दिया गया, इस पर सवाल उठाने वाले भुला देना चाहते हैं कि आडवाणी से लेकर सुषमा स्वराज को किनारे कर नरेंद्र मोदी को कैसे प्रधानमंत्री बनाया गया। क्यों नाराज होकर आडवाणी ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और फिर उसके बाद क्या हुआ। 10 साल पुरानी खबरों में आपको काफी कुछ मिल जाएगा, लेकिन इसकी जगह बार बार यह रटवाया जाता है कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। यह उसी तरह का मामला है कि आडवाणी और सुषमा स्वराज के प्रधानमंत्री बनने के चांस को लेकर आज से कोई 30 साल बाद कांग्रेस का कोई नेता लोकसभा में बीजेपी को घेर रहा होगा। लेकिन इससे अधिक फालतू बात क्या हो सकती है? क्यों बार बार इस बात को उभारा जाता है कि पटेल को प्रधानमंत्री बनना था, नेहरू को नहीं? हम पटेल के जीवनीकार राजमोहन गांधी से भी इस वीडियो में बात करेंगे। अगर ऐसा होता कि कांग्रेस समितियां और देश की जनता चाहती थी कि पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाए और प्रधानमंत्री वो न बने और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो स्वाभाविक है कि कई लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन अपना जताया होता। मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि पटेल को बनना था, जवाहरलाल नेहरू को थोपा गया, क्या कोई ऐसा पटेल प्रेमी नहीं था देश भर में जिसने एक लेटर टू द एडिटर भी नहीं लिखा? लेकिन पहले कुछ जानकारी बहुत जरूरी है। सरदार पटेल और नेहरू के बीच जिस तरह के संबंध थे, उसकी कल्पना आप कर ही नहीं सकते हैं, ना अपने घर में ना देश की राजनीति में। उसकी कल्पना लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी के बीच के संबंधों को लेकर आप नहीं कर सकते, और ना अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के बीच के संबंधों को लेकर। अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन काल में ही 2014 में जब चुनाव अभियान बीजेपी का शुरू हुआ, तो पोस्टर पर केवल मोदी थे, बीजेपी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा गायब कर दिया गया। एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड यह किताब एनवी गाडगिल ने लिखी है, जो मेरठ के मीनाक्षी प्रकाशन से छपी है। एनवी गाडगिल नेहरू की पहली कैबिनेट के सदस्य थे और मंत्री भी। गाडगिल ने नेहरू और पटेल को लेकर एक प्रसंग लिखा है, जिससे पता चलता है कि दोनों के बीच प्यार और आदर आज के किसी संबंध में खोजना असंभव सा है। आपको इस किताब के पेज नंबर 170 पर ले जाना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन हिंदी में बता रहा हूं। गाडगिल लिखते हैं कि लोग इस तरह की बातें किया करते थे कि कैबिनेट 2 गुटों में बटा है। एक गुट का नेतृत्व वल्लभ भाई और दूसरे गुट का नेतृत्व नेहरू कर रहे थे, और वल्लभ भाई की मृत्यु के बाद कैबिनेट में फेरबदल किए जाएंगे, जबकि कैबिनेट में ऐसा कोई गुट नहीं था। 12 दिसंबर 1950 को वल्लभ भाई को इलाज के लिए बॉम्बे जाना था। 11 दिसंबर को उनके सचिव शंकर का फोन आया कि वल्लभ भाई आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। मैं गया और देखा कि वे बिस्तर में हैं। उन्होंने नजदीक बुलाया और कहा कि मैं जा रहा हूं। मैंने याद दिलाई कि उन्हें तो चुनावों के बाद मुझे गृहमंत्री बनाना है और मैं उन्हें बारदोली के आश्रम में हिरासत में रखने वाला हूं। वल्लभ भाई मुस्कुराए और कहा कि अब मैं जीने वाला नहीं हूं, मुझसे एक वादा करो कि मैं जो भी तुमसे कहूंगा तुम पूरा करोगे। एनवी गाडगिल को सरदार पटेल ने बुलाया था एक वादा लेने के लिए। सरदार काफी बीमार रहने लगे थे। उन्हें पता था कि वे ज्यादा समय तक जीने वाले नहीं हैं। 12 दिसंबर को वे दिल्ली से बॉम्बे जाने वाले हैं और नियति हमेशा हमेशा के लिए उन्हें दिल्ली से दूर करने वाली है। इस हालात में सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने कैबिनेट के सहयोगी एनवी गाडगिल से एक वादा मांग रहे हैं। और वो वादा क्या है, आप ध्यान से सुनिए। पहले तो मैंने उनसे कहा कि वादा किस बारे में है। वल्लभ भाई ने कहा, पहले वादा करो, और मेरी तरफ इस तरह से देखा कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और वादा कर बैठा। उनके बेटे डाहया भाई कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। जैसे ही मैंने हां कहा, उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि पंडित जी के साथ तुम्हारे जितने भी मतभेद हों उन्हें मत छोड़ना। मैंने फिर हां कहा और उन्होंने राहत की सांस ली। अगले दिन एयरपोर्ट पर उन्होंने इसकी याद भी दिलाई और मैंने फिर वादा किया कि पूरा करूंगा। वे जहाज में सवार हो गए और 3 दिनों के बाद 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया। इसी के साथ भारत ने अपनी राजनीतिक दृढ़ता खो दी। अपनी मृत्यु के 3 दिन पहले सरदार पटेल अपने सहयोगी एनवी गाडगिल से वादा ले रहे हैं
कि वे बॉम्बे जा रहे हैं, तुम पंडित जी को अकेला मत छोड़ना। दिल्ली छोड़ते वक्त उनकी चिंता यही थी कि कुछ भी मतभेद हो, पंडित जी को अकेला नहीं छोड़ना है। इस संबंध की कल्पना आप आज की राजनीति में नहीं कर सकते हैं। क्या आपने देखा है देश की किसी समस्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक कमरे में बैठकर बात करते हुए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बुला सकते हैं बात करने के लिए? शायद ही ऐसा कभी हो, अभी तो हुआ नहीं। नेहरू पटेल के संबंध को भी प्रोपेगेंडा की राजनीति इस तरह से बेच रही है, अब बेचना ही कहा जाएगा, कि नेहरू और पटेल के बीच कुर्सी का कोई संघर्ष चल रहा था, जबकि सरदार पटेल हमेशा खुद से आगे नेहरू को रखा करते थे। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर नेहरू पोर्टल है, वहां पर नेहरू से जुड़े बहुत सारे दस्तावेज मौजूद हैं। इसी भंडार से हमें के.एम. मुंशी की बातचीत की रिकॉर्डिंग मिली। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का एक प्रोजेक्ट था, ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट। इसके तहत उस समय के लोगों से जुबानी बातचीत की गई ताकि उनका पक्ष भी रिकॉर्ड पर रहे। के.एम. मुंशी से यह बातचीत 18 अक्टूबर 1966 को रिकॉर्ड की गई है। 1971 में उनका निधन हो जाता है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम अब प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय कर दिया गया है। ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट के तहत के.एम. मुंशी से पूछा गया, क्या 1946 में सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने की कोई बात थी? इस पर के.एम. मुंशी जवाब देते हैं और आप ध्यान दीजिए, कहते हैं नहीं, उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई सवाल नहीं था। सरदार खुद यह बात कभी नहीं स्वीकार करते। सच तो यह है कि जब कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, तो उन्होंने हंसकर कहा कि आपको पता है कि क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जवाहरलाल को काफी पहचाना जाता है और विदेश में नेहरू भारत का सम्मान बढ़ाएंगे, और जहां तक मैं उनको जानता हूं, उनके लिए ज्यादा अच्छा यही है कि मैं उनके साथ रहूं, ना कि उनके विपक्ष में। के.एम. मुंशी सरदार पटेल के बारे में कह रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का कभी कोई विचार ही नहीं आया, बल्कि सरदार पटेल भी कहते थे कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल को बनना चाहिए। एक और उदाहरण देना चाहता हूं, सरदार पटेल के पत्रों का संकलन है जिसका संपादन एम. नंदुरकर ने किया है। यह किताब गुजराती में है, नाम है सरदार श्री ना पत्रों, यानी सरदार श्री के पत्र। इसकी किताब की प्रस्तावना में नंदुरकर ने मणिबेन की डायरी के हवाले से एक बात लिखी है। 1952 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। उसके 2 साल पहले सरदार पटेल का निधन हो चुका था। उनकी बेटी मणिबेन को कांग्रेस ने टिकट दिया और वे आनंद से पहला चुनाव जीत कर आईं। अपने जीवन काल में जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को कभी टिकट नहीं दिया। नंदुरकर जी की इस किताब के इस हिस्से का अनुवाद राजेश पटेल ने हमारे लिए किया है। मणिबेन सरदार पटेल की बेटी का नाम है, जिन्हें सरदार पटेल के निधन के बाद नेहरू ने राज्यसभा का सदस्य बनाया था। इसके इस हिस्से का अनुवाद राजेश पटेल ने किया है। 1947 के अंत में जब लोकतंत्र के प्रशासनिक क्षेत्रों में सरदार और जवाहरलाल के बीच मतभेद पैदा हुए, तो वे दोनों बार बार गांधी जी के पास पहुंचे। गांधी जी ने एक बार सरदार श्री से बात करते हुए कहा था कि आज आपकी लोकप्रियता और प्रतिष्ठा को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कर लेना चाहिए। ये गांधी कह रहे हैं सरदार पटेल से, और ये बात कौन लिख रही हैं? उनकी बेटी मणिबेन अपनी डायरी में। और नंदुरकर साहब लिखते हैं, इस मौके पर मणिबेन ने भी नोट किया। तब सरदार ने गांधी जी को यह बात बताई कि प्रधानमंत्री जवाहर रहें, बस मुझे राजनीति से मुक्त कर दीजिए, मैं प्रार्थना करता हूं। अगर मैं यह पद स्वीकार कर लूंगा तो जो लोग मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं उनकी बातों की भी पुष्टि हो जाएगी। सरदार पटेल इतना भी नहीं चाहते थे कि इसकी चर्चा हो या इस चर्चा को किसी तरह हवा मिले कि वे प्रधानमंत्री बनना चाहते थे या उन्हें बनाया जाने वाला था। इसे लेकर किसी भी तरह की अफवाह फैलने को लेकर वे सतर्क थे। गांधी जी ने जब एक बार कह दिया कि आप ही प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कर लीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा अगर किया तो जो अफवाह फैलाई जा रही है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, वो सही साबित हो जाएगा। लेकिन अफसोस कि सरदार पटेल को दुष्प्रचार से आज भी मुक्ति नहीं मिली है। यह दुष्प्रचार किसके जरिए किया जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए।
नेहरू को छोटा दिखाने के लिए आज भी उनका भारत की राजनीति में इस्तेमाल हो रहा है। किसी फैसले पर दोनों की अलग अलग राय को बहुत बड़ा कर दिया जाता है, जैसे उनके बीच दुश्मनी चल रही हो। आज के भारत का कोई भी सरकारी विज्ञापन देखिए, ज्यादातर विज्ञापनों में तस्वीर केवल प्रधानमंत्री मोदी की होती है, कैबिनेट मंत्री की नहीं। आपको पता नहीं चलता कि कैबिनेट के उस मंत्री की क्या भूमिका थी। अब सारे फैसले नरेंद्र मोदी के नाम से जाने जाते हैं, मंत्री भी उन्हीं के नाम पर अपने फैसलों को बताते हैं। कैबिनेट में किस बात पर क्या बहस हुई, इसकी जानकारी भी बाहर नहीं आती। क्या यह अच्छा नहीं है कि कई फैसलों पर सरदार पटेल और नेहरू अलग अलग राय रखते थे और इन सबके दस्तावेज आपके बीच मौजूद हैं। दोनों के पत्राचार को पढ़कर आप पता कर सकते हैं कि वे लिखकर अपनी असहमति व्यक्त किया करते थे। लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री होने के बाद भी सरदार पटेल नेहरू से अलग राय रख सकते थे, रखते थे। आज के भारत में कौन सा कैबिनेट मंत्री है जो प्रधानमंत्री मोदी से अलग राय रखता हो? कैबिनेट के भीतर या कैबिनेट के बाहर कभी आपने सुना है? अगर किसी मंत्री ने विरोध कर दिया, अलग राय रख दी, तो क्या आपको लगता है उसके पत्रों का संकलन बचेगा, जैसे सरदार पटेल के इस पत्रों का संकलन किया गया है, या उस कैबिनेट मंत्री को राजनीति से ही हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा? किसी मुद्दे पर दो राय के क्या उदाहरण हैं मोदी सरकार में? बताइए तो, पता तो कीजिए। क्या पटेल की तरह कोई भी मंत्री सार्वजनिक रूप से मोदी सरकार के फैसले पर अपनी असहमति जाहिर करने की हिम्मत जुटा सकता है? नेहरू के सामने ऐसा बिल्कुल संभव था, उसके रिकॉर्ड हैं आपके बीच। एनवी गाडगिल ने लिखा है कि राजनीतिक मुद्दों पर खुद को पटेल के करीब पाते थे और आर्थिक मुद्दों पर नेहरू के नजदीक। क्या बीजेपी का कोई भी नेता ऐसा लिख सकता है कि फला मुद्दे पर मोदी के करीब पाता हूं, नोटबंदी के मुद्दे पर, काला धन के मुद्दे पर मोदी के विरोध में पाता हूं? मोदी जी से पहले जेपी नड्डा ही उसे पार्टी से निकाल देंगे। अपने समय के सबसे शानदार उदाहरणों को आज आपके सामने सबसे खराब बताकर पेश किया जा रहा है कि नेहरू और पटेल में प्रतिस्पर्धा थी, दुश्मनी चल रही थी। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है? पूछना चाहिए, जो पटेल और नेहरू के बीच संभव था, आज क्या पीयूष गोयल और नरेंद्र मोदी के बीच संभव है? क्यों नहीं संभव है? आखिर सरदार पटेल का उदाहरण क्यों दिया जाता है? कुछ सीखने के लिए, तो उस सीखने का असर इस मंत्रिमंडल में क्यों नहीं दिखाई देता है? आजादी से 1 साल पहले बनी अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह विभाग और सूचना एवं प्रसारण विभाग की अध्यक्षता सौंपी गई। 1 अगस्त 1947 को नेहरू ने सरदार पटेल को पत्र लिखा और उन्हें औपचारिक तौर पर अपनी कैबिनेट में शामिल होने का न्योता दिया। इस पत्र के जवाब में सरदार पटेल ने क्या लिखा था, जरा गौर कीजिए। नेहरू को अपने जवाब में पटेल ने लिखा, मुझे उम्मीद है मेरी बची हुई जिंदगी में मेरी सेवाएं आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। इस कार्य के लिए इस देश में आपसे ज्यादा किसी और ने इतना बलिदान नहीं दिया है। आपको मुझसे बिना किसी शर्त वफादारी और समर्पण मिलेगा। हमारा साथ अटूट है और इसी में हमारी ताकत है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू को लिख रहे हैं। आदर और प्यार देखिए। अब हम आते हैं राजमोहन गांधी की इस किताब पर। राजमोहन गांधी ने 600 से अधिक पन्नों की सरदार पटेल की जीवनी लिखी है। नवजीवन ने इसे प्रकाशित किया है, 500 रुपए में आपको मिल जाएगी। जिन जिन को लगता है कि उन्हें इतिहास नहीं पढ़ाया गया, वे आज ही इस किताब को खरीदें और पढ़ें। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में जिस कमेटी का जिक्र किया है, उसके बारे में राजमोहन गांधी ने भी लिखा है। पहले सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है, फिर इस किताब के प्रसंग पर आता हूं और राजमोहन गांधी जी से बात भी करूंगा। और ये कांग्रेस पार्टी, उनको तो संविधान शब्द भी उनके मुंह में शोभा नहीं देता है। इसलिए जो अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी के संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि संविधान को स्वीकार करने के लिए एक लोकतांत्रिक स्पिरिट लगता है जो जिनकी रगों में नहीं है। सत्तावाद और परिवारवाद भरा पड़ा है। अब आप देखिए जो कैसी शुरुआती कितनी गड़बड़ हुई है।
मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। 12 कांग्रेस की प्रदेश की कमेटियों ने, 12 प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम पर सहमति दी थी। नेहरू जी के साथ एक भी कमेटी नहीं थी, नॉट अ सिंगल। संविधान के तहत सरदार साहब ही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन लोकतंत्र में श्रद्धा नहीं, खुद के संविधान पर विश्वास नहीं, खुद के ही संविधान को स्वीकारना नहीं, और सरदार साहब देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके और ये बैठ गए। जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को, जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते, वो कैसे देश के संविधान को स्वीकार कर सकते हैं? संविधान के तहत सरदार साहब ही देश के प्रधानमंत्री बनते, ये पंक्ति है प्रधानमंत्री मोदी की। किस संविधान के तहत? क्या कांग्रेस के संविधान में लिखा था कि अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री होगा? और कितने तरह से आपको बताया जाए कि 1946 तक सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने का विचार नहीं था। नेहरू मंत्रिमंडल के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य के.एम. मुंशी ने यह बात कही है कि 1946 में पटेल को प्रधानमंत्री बनाने का सवाल नहीं आया था। खुद सरदार पटेल 1947 के अंत में कह रहे हैं, प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं करूंगा, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ही होना चाहिए। यह बात उनकी बेटी मणिबेन अपनी डायरी में लिख रही हैं। राजनीति तब भी हो रही होगी और आज भी होती थी। सरदार पटेल और नेहरू दोनों ने खुद से कभी नहीं कहा वे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन पटेल ने जरूर कहा प्रधानमंत्री जवाहर को होना चाहिए। क्या आप इन दो पंक्तियों का मतलब समझ पाए? फिर से पढ़ रहा हूं। नेहरू और पटेल ने कभी नहीं कहा उन्हें प्रधानमंत्री बनना है, मुझे बनाओ। पटेल ने जरूर कहा प्रधानमंत्री जवाहरलाल को होना चाहिए। राजमोहन गांधी ने पटेल की जीवनी लिखी है। उस किताब के पेज नंबर 490 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक कथन मिलता है। यह जीवनी नवजीवन से छपी है। आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ दिनों तक रील बनाने की आदत छूट सकती है। इस किताब के अनुसार सरदार पटेल कहते हैं, गांधी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी बनाया। गांधी जी के निधन के बाद हमने यही महसूस किया, हमारे नेता का फैसला सही था। 1946 में जिस समय नेहरू को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया, उस समय उनकी उम्र 56 साल थी और वे स्वस्थ थे। सरदार पटेल पहले से ही बीमारियों से घिर गए थे। उस वक्त उनकी उम्र 70 साल थी। दिल की बीमारी के मरीज थे। 1950 में इसी बीमारी के कारण उन्होंने दिल्ली छोड़कर बॉम्बे जाने का फैसला किया, लेकिन 3 दिन बाद ही उनका निधन हो गया। भारत के पहले चुनाव से पहले पटेल दुनिया से जा चुके थे। हम यह सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कहा है 1946 में कांग्रेस की 12 प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास किया। नेहरू के साथ एक भी प्रदेश की कमेटी नहीं थी, लेकिन सरदार साहब प्रधानमंत्री नहीं बने और नेहरू कुर्सी पर बैठ गए। वैसे कांग्रेस का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यह उसके भीतर की राजनीति का मसला था, ना कि बाहर के दलों का। जैसे बीजेपी में कौन बनेगा, यह उसके भीतर की राजनीति का मसला है। वरना कोई यह भी पूछ सकता है, योगी के खिलाफ जो राजनीति चलती रहती है, इसलिए क्या? ताकि योगी मोदी के सामने दावेदार ना बन जाएं। क्या ऐसा होना गलत है? राजनीति में यही सब तो चलता है। पहली बात है कि प्रधानमंत्री का चयन होना था, एक पार्टी के भीतर होना था, चुनाव नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस की जिन कमेटियों के प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए था, प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं। प्रस्ताव में कहीं नहीं लिखा था कि पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाए। अभी अभी हमने के.एम. मुंशी के हवाले से आपको बताया कि 1946 में सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने का कोई विचार नहीं था। अब देखिए कैसे इतिहास का इस्तेमाल हो रहा है। पता है कि आप इतिहास ठीक से पढ़ेंगे नहीं और रोते रहेंगे इतिहास पढ़ाया नहीं गया। राजमोहन गांधी अपनी किताब के पेज नंबर 369 से लेकर 372 के बीच 1946 की कमेटी के गठन का उल्लेख करते हैं।
3-4 पन्नों की ही बात है, इतना तो पढ़ लीजिए। राजमोहन गांधी लिखते हैं कि यह साफ था कि कांग्रेस कमेटी का अगला अध्यक्ष देश का पहला डिफेक्टो प्रधानमंत्री होगा, मगर कांग्रेस कमेटियों के सामने सवाल बस यही था कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण 1946 में मौलाना आजाद इस पद पर 6 साल से बने हुए थे। जब चुनाव का समय आया तब 12 कमेटियों ने पटेल के नाम पर मंजूरी लगाई। गांधी नेहरू के नाम के पक्ष में थे क्योंकि वे मानते थे कि नेहरू दूसरा पद नहीं चाहेंगे, विदेश में उन्हें पटेल से ज्यादा जाना चाहता है। गांधी नेहरू के नाम के पक्ष में थे क्योंकि गांधी मानते थे कि नेहरू दूसरा कोई पद नहीं चाहेंगे, विदेश में उन्हें पटेल से ज्यादा जाना जाता है और मुसलमानों के साथ उनके रिश्ते बेहतर हैं। गांधी ने आजाद, पटेल और कृपलानी से अपना नाम वापस लेने को कहा। सभी राजी हो गए और नेहरू को समर्थन दिया। कमेटी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होगा, इसे लेकर कांग्रेस की कमेटियों और पटेल के समर्थकों में स्पष्टता थी। इस बात को समझाने के लिए राजमोहन गांधी ने पटेल के समर्थक और महाकौशल के अध्यक्ष डीपी मिश्रा की किताब का एक हिस्सा अपनी किताब में शामिल किया है। डीपी मिश्रा लिखते हैं कि जब कांग्रेस की प्रदेश समितियों ने नेहरू की जगह पटेल का नाम आगे किया, तब कहीं से भी यह विचार नहीं था कि नेहरू से प्रधानमंत्री होने का मौका छीना जाए। नेहरू पहले भी अध्यक्ष के पद के लिए चुने जा चुके थे और हमें यही लगा कि पटेल, जो कि उम्र में बड़े थे, उन्हें एक दूसरा मौका मिले। जब से गांधी ने कहा था कि नेहरू मेरे उत्तराधिकारी होंगे, तब से हमें यह अंदाजा था कि आजादी मिलने पर प्रधानमंत्री नेहरू ही बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे बात घुमा दी। चुनाव कांग्रेस के अध्यक्ष का हो रहा है, ना कि प्रधानमंत्री का। यह समझना क्या इतना मुश्किल है? जैसे कि लोकप्रिय नेता जेपी नड्डा कब से विस्तार पर बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन वे प्रधानमंत्री नहीं बने। 2024 में जब नतीजे आए तो जेपी नड्डा ही बीजेपी के अध्यक्ष थे। 2014 में राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष थे, मगर प्रधानमंत्री बनने का मौका नरेंद्र मोदी को मिला। राजनाथ सिंह से पहले नितिन गडकरी अध्यक्ष थे, मगर प्रधानमंत्री बनने का मौका नरेंद्र मोदी को मिला। नरेंद्र मोदी कभी भी बीजेपी के अध्यक्ष नहीं रहे, लेकिन प्रधानमंत्री वही बने। जिस समय राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष थे, सदन में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज थीं। इसका मतलब राजनीतिक पार्टियों में कौन पार्टी का संचालन करेगा, कौन सरकार का संचालन करेगा, यह दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें होती हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का यह दावा पहले ही गलत साबित हो जाता है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने जाने में और देश का प्रधानमंत्री चुने जाने में कोई संबंध था। आप जितनी बार भी तथ्य बताते रहिए, फिर भी बीजेपी, आरएसएस, आईटी सेल, गोदी मीडिया, हर तरफ से दोहराया जाता रहेगा कि कांग्रेस की प्रदेश कमेटियों ने पटेल को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव किया था। तो हमने सोचा क्यों ना राजमोहन गांधी जी से ही बातचीत कर लेते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं पटेल को प्रधानमंत्री बनाने का मामला क्या है, यह विवाद कैसे पैदा होता है और अंत में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजमोहन जी, हमें समय देने के लिए। हर वक्त ही, और आप चाहे जितनी बार बताएं और चाहे हम या दूसरे अन्य यूट्यूबर हों या पत्रकार हों या इतिहासकार हों, जितनी बार ये किताब लिख दें नेहरू और पटेल के संबंधों को लेकर, मगर ये बार बार ये चलाया जाएगा। ये करोड़ों लोगों के बीच पहुंचा दिया गया है कि पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, और एक कल्पना चलाई जाती है यदि पटेल प्रधानमंत्री होते तो ये हो जाता। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी जिन कांग्रेस की प्रदेश कमेटियों का उदाहरण दिया गया है, जिसके बारे में आप भी किताब में लिखते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने खास वाक्य का इस्तेमाल किया है कि संविधान में था कि जो अध्यक्ष होता वही प्रधानमंत्री बनता। तो क्या कोई कांग्रेस का ऐसा संविधान था, और ये पूरा प्रसंग क्या है, हम आपसे सुनना चाहते हैं। ये किस्सा है अप्रैल 1946 का। अप्रैल 1946, उस समय आज़ादी के बारे में कोई उसका फैसला हुआ ही नहीं था, पार्टीशन का भी फैसला नहीं हुआ था। अप्रैल 1946, तो ये क्विट इंडिया आंदोलन 1942 से 45 तक चला। गांधी जी तो 1944 में रिहा हुए थे, और जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, पटेल, कृपलानी इत्यादि 1945 में रिहा हुए। और फिर मौलाना आज़ाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो
सवाल हुआ कि नया अध्यक्ष कौन बनेगा, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा। इस बारे में प्रदेश कांग्रेस समितियों की राय मांगी गई और कुछ लोगों ने कहा कि आचार्य कृपलानी को होना चाहिए। मौलाना आज़ाद ने कहा कि मैं दोबारा रह सकता हूं इसी पद पर। और कई कांग्रेस समितियों ने सरदार पटेल का नाम लिया कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वो बने। और फिर ये बात गांधी जी तक गई और गांधी जी ने मौलाना आज़ाद से कहा कि ठीक है, आप अब तक रहे हैं, लेकिन शायद अब मैं चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने, तो आप अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो उन्होंने अपना नाम वापस लिया। आचार्य कृपलानी से भी गांधी जी ने यही कहा, उन्होंने भी अपना नाम वापस लिया। वल्लभ भाई पटेल से भी गांधी जी ने ये कहा और ये वल्लभ भाई पटेल ने अपना नाम वापस लिया। ये जो किस्सा मैं बता रहा हूँ, इसका पूरा वर्णन आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब में दिया है और मौलाना आज़ाद ने भी उसका वर्णन किया है। अच्छा, और फिर उस समय न आज़ादी का सवाल था, न प्रधानमंत्री कौन बने उसका सवाल था। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। फिर उसके बाद एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन और मिनिस्टीरियल डेलीगेशन इंग्लैंड से इंडिया आया। 3 मंत्री ब्रिटेन के इंडिया से बात करने के लिए आए और नेहरू, पटेल वगैरह सबने इन लोगों से बातचीत की। फिर फैसला हुआ। कई महीनों बाद फिर समय के वाइसरॉय वेबल भी चले गए। फिर बाद में वाइसरॉय माउंटबेटन आए, पार्टीशन का सवाल आया। तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी और चूँकि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उनको इनविटेशन आया कि आप बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइसरॉय प्रेसिडेंट होगा, आप वाइस प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, वो गए। अच्छा, उसके बाद जब समझौता हुआ और पटेल और नेहरू ने कहा कि ठीक है, हम पार्टीशन को स्वीकार कर लेंगे, और गांधी जी ने बहुत दुख से गांधी जी ने भी स्वीकार तो कर लिया। फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। अच्छा, एक और सवाल आता है कि अगर ऐसा होता कि कांग्रेस समितियां और देश की जनता चाहती थी कि पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाए और प्रधानमंत्री वो न बने और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो पटेल के लिए बहुत लोगों में बहुत ही प्रेम था, आदर था, प्यार था। तो अगर लोग चाहते कि वो प्रधानमंत्री बने और वो नहीं बने, तो स्वाभाविक है कि कई लोगों ने उसकी ऑब्जेक्शन अपना जताया होता। केवल गुजरात में नहीं, बम्बई में नहीं, पूरे भारत में जो पटेल को से प्यार करते थे, वो कहते कि ये कैसे हुआ, हम तो चाहते थे कि पटेल बने, लेकिन क्यों जवाहरलाल नेहरू बने। मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि पटेल को बनना था, जवाहरलाल नेहरू को थोपा गया, क्या कोई ऐसा पटेल प्रेमी नहीं था देश भर में जिसने एक लेटर टू द एडिटर भी नहीं लिखा, कोई एक सभा भी नहीं की, कहीं से एक भी लेटर टू द एडिटर, एक भी किसी सभा का वर्णन जिसमें कहा गया कि हमें दुख है कि प्रधानमंत्री पटेल नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उस समय भी अखबार थे अंग्रेजी भाषा में और हर एक देश की भाषा में, उस समय बहुत सारे अखबार थे। कोई भी अखबार में कोई भी अगर कोई एक वाक्य का भी वर्णन हो कि हमें दुख है, उसका वो एविडेंस मिले तो बहुत ही अच्छा होगा। ये बिल्कुल गलत बात है। और जैसे कई लोग जानते हैं उनका नाम, द्वारका प्रसाद मिश्रा। आजकल तो लोग नहीं याद रखते हैं, लेकिन उनके बेटे ब्रजेश मिश्रा का नाम कुछ को याद होगा, जो वाजपेयी जी के ज़माने में बहुत बड़े पद पर थे। ब्रजेश मिश्रा IAS IFS में थे या कुछ थे। और DP मिश्रा बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे। महाकौशल में, उस समय महाकौशल एक प्रदेश समिति उसकी कांग्रेस की होती थी। तो DP मिश्रा ने बाद में, वो उसके अध्यक्ष थे, बाद में वो मुख्यमंत्री भी वहाँ बने थे मध्य प्रदेश वगैरह के। खैर, DP मिश्रा ने अपनी किताब में लिखा है कि जब हम लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बने,
उसके पीछे हमारी सोच इस प्रकार थी कि जवाहरलाल नेहरू तो 2-3 बार अध्यक्ष बन चुके थे, मौलाना आज़ाद 4-5 साल तक रहे, राजेंद्र बाबू 2-3 बार अध्यक्ष बन चुके थे, लेकिन सरदार पटेल केवल एक बार अध्यक्ष बन चुके थे 1931 में। और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में उनकी बहुत ज़बरदस्त भूमिका थी। हम उनका आदर करना चाहते थे, उनका सम्मान करना चाहते थे। उनकी तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं थी, हम चाहते थे कि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। लेकिन उस समय गांधी जी की ज़रूर ये राय थी कि ब्रिटेन से जब आ रहे हैं बातचीत करने के लिए, तो हमारी ओर से, कांग्रेस की ओर से अगर जवाहरलाल नेहरू हो प्रेसिडेंट तो अच्छा होगा। ये है किस्सा 1946 की अप्रैल का। मतलब ये स्पष्ट है कि कांग्रेस कमेटी का जो प्रस्ताव था वो अपने अध्यक्ष के लिए था, ना कि प्रधानमंत्री के लिए था, क्योंकि उस समय ये सवाल ही नहीं था। सवाल ही नहीं था, आज़ादी की बात ही नहीं हो रही थी। ये बात कृपलानी जी ने जो वो अहमदनगर फोर्ट में जेल में थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी गांधी जी के ऊपर, थोड़ी बहुत भारत की पॉलिटिक्स के इतिहास के ऊपर। उसमें उन्होंने सारा ये जिक्र किया है, उसमें कोई भी ऐसा सवाल ही नहीं है। उन्होंने बताया कि गांधी जी ने पटेल से कहा कि तुम अपना नाम वापस ले लो, मुझसे कहा कि मैं अपना नाम उन्होंने वापस लिया। उसमें ये सारी सूचना मिल सकती है। राजमोहन जी, एक सवाल है कि आपने बताया कि किसी ने भी विरोध नहीं किया कि पटेल को क्यों नहीं बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू को क्यों बनाया गया, एक पत्र भी नहीं मिलता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कभी किसी स्टेज पर जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल ने कहा हो कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं? न सरदार पटेल ने कहा, न जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और सरदार पटेल ने तो बल्कि ये कहा कि उसके सबूत हैं, मेरी किताबें भी हैं और की भी किताबों में हैं, कि ये गांधी जी चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने, गांधी जी ज़रूर चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। लेकिन बात ये भी है कि उस समय भारत की जनता भी चाहती थी कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। इस समय लोगों को ये जानकारी नहीं है, पता नहीं है कि उस समय कितना प्यार देश के लोगों में जवाहरलाल नेहरू के प्रति था। उस ज़माने का कोई भी अखबार आप देख लीजिए, किसी भाषा में, किसी भी प्रांत में, किसी भी प्रदेश में, कि जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता इतनी ज़बरदस्त थी, तो लोग उन्हीं को उस समय चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, और वो बहुत, देश की जनता खुश थी कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। एक सवाल है कि ये चर्चा आखिर चली कहाँ से कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनना था और जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया? क्या ये चर्चा उनके ही कार्यकाल के दौरान, उनके ही समय में नहीं चल रही थी? बिल्कुल नहीं। उसका कोई भी, किसी भी पत्रिका में, समाचार पत्र में, अखबार में उसके बारे में थोड़ा छोटा सा भी आइटम हो तो दिखाएं, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। वो बात ही ऐसी नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू बहुत ही पॉपुलर थे, लेकिन वो इसलिए, देखिए ये बात, प्रोपेगेंडा तो सब जानते हैं, अखबार, ये व्हाट्सएप वगैरह में कई सालों से चल रहा है। ये नहीं कि जवाहरलाल नेहरू प्रो मुस्लिम थे, बल्कि ये कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के बाप असल में वो हिंदू थे ही नहीं, वो मुसलमान थे। अगर मुसलमान भी होते तो वो एक बहुत बड़ा पाप नहीं है कि अगर मुसलमान परिवार में उनका जन्म होता। हमारा जन्म कहीं भी होता है तो हम थोड़ी फैसला करते हैं कहाँ हमारा जन्म होता है। लेकिन ये जो इसके पीछे ये भी है, एंटी मुस्लिम बात जो बढ़ानी है लोग चाहते हैं, उसके पीछे ये भी है कि पटेल प्रो हिंदू थे, नेहरू एंटी हिंदू थे, नेहरू प्रो मुस्लिम थे, बल्कि नेहरू के पिता मुस्लिम थे। इतने सारे झूठ जो बोले जाते हैं, बार बार बोले जाते हैं, तो कई लोग उस बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन देखिए, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। जब पार्टीशन की बात आई तो पटेल और नेहरू दोनों पार्टीशन के पक्ष में थे। जवाहरलाल नेहरू पार्टीशन का विरोध करते थे। अंत में गांधी जी ने भी स्वीकार कर लिया, ठीक है, हम पार्टीशन होने देते हैं, बहुत दुख से। लेकिन लोगों को ये बात जानकारी आनी चाहिए लोगों के मन में, कि दिमाग में, कि पटेल बहुत चाहते थे कि पार्टीशन हो। नेहरू भी उस समय कहते थे कि ठीक है, होने दो,
और लोग ये भी जानते हैं कि बंगाल में तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उस समय जनसंघ तो नहीं था लेकिन हिंदू महासभा थी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके बहुत बड़े नेता थे बंगाल में। तो उन्होंने तो बहुत बड़ी मुहिम चलाई कि पार्टीशन होना चाहिए, कि जो वेस्ट बंगाल में जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है, ईस्ट बंगाल में हाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, लेकिन वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी है, वहाँ इसलिए वेस्ट बंगाल को अलग कर दिया जाना चाहिए। उनकी बहुत ज़बरदस्त मुहिम चली बंगाल में। उसी प्रकार पंजाब में भी कई जो पंजाब के सिख और हिंदू थे वो कहते थे कि वेस्ट पंजाब में तो ज़बरदस्त मुस्लिम मेजॉरिटी है, लेकिन ईस्ट पंजाब में तो मुस्लिम माइनॉरिटी है, वहाँ सिख और हिंदू ज़्यादा हैं, उन्हें अलग होना चाहिए। तो नेहरू, पटेल और सब लोगों ने मिलकर के कहा कि ठीक है, पंजाब का पार्टीशन हो जाए, बंगाल का पार्टीशन हो जाए, इंडिया का पार्टीशन भी हो जाए। गांधी जी ने दुख से वो बात स्वीकार कर ली, लेकिन इतिहास बताता है, इसके साथ कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। एक जी की किताब है। गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने कहा कि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि जवाहर ने इन 2 सबसे मुश्किल वर्षों में अपने देश के लिए कितना कुछ किया है। सरदार पटेल अक्सर जवाहरलाल नेहरू को जवाहर कहा करते थे, उम्र में उनसे बड़े थे। सरदार पटेल कहते हैं कि कुछ स्वार्थी लोगों ने जो छवि बनाई है उसके ठीक विपरीत हम दोनों ने आजीवन दोस्त और सहयोगी के रूप में मिलकर काम किया। परिस्थितियों की मांग के अनुसार एक दूसरे के विचारों के हिसाब से खुद को ढालते रहे और एक दूसरे की सलाह को महत्व देते रहे। ऐसा हम इसलिए कर सके क्योंकि एक दूसरे का आपस में बहुत भरोसा था। इतिहास से उठकर कोई वापस नहीं आ सकता, इसलिए सब तरह की अनाप शनाप बातें चला दी जा रही हैं। तथ्य क्या है वो किताबों में है, पत्रों में है। राजमोहन गांधी ने कहा, कोई कहीं भी किसी का लिखा हुआ दिखा दे कि पटेल के प्रधानमंत्री नहीं बनने के विरोध में किसी ने पत्र लिखा हो, ऐतराज जताया हो। राजमोहन गांधी लिखते हैं कि गांधी की मौत के 5 हफ्ते बाद पटेल की जिंदगी खत्म होने को आ गई थी। 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या होती है। 5 हफ्ते बाद 5 मार्च 1948 को दोपहर अचानक पटेल के सीने में तेज दर्द उठा और वो चुप हो गए। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। सूचना मिलते ही 1 घंटे के भीतर जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल के घर पहुंच गए। उनके साथ इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी भी थे। दिल का दौरा पड़ने के 3 घंटे बाद वल्लभ भाई पटेल ने आंखें खोली और पहला शब्द यही कहा, मुझे बापू के साथ जाना था। वो अकेले चले गए। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। अगले दिन पटेल ने घनश्याम दास बिरला और अपने डॉक्टरों से कहा कि दिल का दौरा सिर्फ काम के दबाव से नहीं आया, बापू के चले जाने का सदमा बहुत भारी था। ये सरदार पटेल के ही शब्द हैं जो उनकी बेटी मणिबेन ने अपनी डायरी में लिखे हैं। जब किसी ने वैष्णव जन तो गाना शुरू किया तो पटेल याद करने लग गए। बापू को यह भजन बहुत पसंद था। 3 दिन बाद 8 मार्च को देवदास गांधी जब पटेल से मिलने आए तब पटेल ने उनसे कहा, हार्ट अटैक इसलिए हुआ क्योंकि दिल दुख से भर गया है। पटेल ने आगे उनसे कहा, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर तुम बापू को कोई पत्र देना चाहते हो तो दे दो, मैं ले जाऊंगा। पटेल जैसे नेता को भारत की घटिया राजनीति में घसीट कर लाना ही अपराध है और यह अपराध बार बार किया जा रहा है। एक शानदार नेता की विरासत के कंधे पर बंदूक रखकर झूठ की राजनीति की जा रही है। पटेल के जीवन का एक एक हिस्सा गांधी के नेतृत्व में चले आंदोलन के लिए समर्पित था। गांधी की हत्या के सदमे से उन्हें दिल का दौरा पड़ा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी इसका जिक्र कर पाएंगे? उनकी पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने गांधी के हत्यारे गोडसे को देशभक्त कहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, कभी माफ नहीं करूंगा। 5 साल तक वे सांसद रहीं। आज तक देश को पता नहीं चला क्या माफ किया गया और क्या माफ नहीं किया गया। हर 4-5 दिनों पर पटेल को लेकर कुछ ना कुछ बकवास, झूठ गोदी मीडिया, आईटी सेल के जरिए फैला दिया जाता है। दरअसल आरएसएस को पता है कि उस पर बैन लगाने की हिम्मत कोई कर सकता था तो सरदार पटेल ही कर सकते थे। लोगों का ध्यान बार बार सरदार पटेल के इस फैसले पर ना जाए तो पटेल को नेहरू की तरफ
मोड़ दिया जाता है। बात सिर्फ इतनी है और बात कितनी लंबी हो गई। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।